सुप्रभात। कक्षा 10वीं विषय राजनीति शास्त्र धरण धड़ा चौथा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। बच्चों, आपने पीछे राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा है। आज यहाँ हम सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे और लोकतंत्र में सामाजिक राजनीतिक आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दें, यहाँ एक समाचार पत्र की खबर जिसमें बाल विवाह, दहेज विरोधी आंदोलन और कुपोषण जैसी समस्याएं को उठाया गया है। समाचार पत्र के इस समाचार में आंदोलनों का उल्लेख हुआ है। क्या आप इसका अर्थ बता सकते हैं? ऊपर जो उल्लिखित समस्याएं हैं, जब किसी समस्या के निराकरण को लेकर के लोग संगठित होकर कृति करते हैं तो उसे ही आंदोलन कहा जाता है। इसमें यद्यपि विषय एक ही दिखाए गए हैं, स्वतंत्र रूप से दिखाए गए हैं, पर प्रश्न है कि क्या सभी आंदोलन एक ही विषय से संबंधित है? हाँ, ये एक ही विषय से संबंधित है। समाज के निचले तबके से ये समस्याएं उठ कर आती हैं, कुपोषण की, बाल विवाह की। तो इस स्तर पर हम देखें तो ये परस्पर जुड़ी हुई है। और आपको क्या लगता है कि आंदोलन परस्पर एक दूसरे के सहयोग से प्रभावी और सफल होंगे? हाँ, हमें ऐसा लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आंदोलन परस्पर जब एक दूसरे का सहयोग में आकर खड़े होते हैं तो आंदोलनों की ताकत बढ़ती है और राजनीतिक दलों पर और सरकार पर दबाव बढ़ता है और इससे समस्या के निराकरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राजनीतिक दलों के पास जो है सभी विषय पर होते हैं कार्यक्रम। ये राजनीतिक दलों की जो भूमिका होती है वो सर्वसमावेशक होती है। वो किसी एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित न करके सार्वजनिक स्वच्छता से लेकर के अंतरिक्ष अनुसंधान तक के सभी विषयों पर राष्ट्रीय भूमिका को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। उनके पास में समाज के सभी धड़े से श्रमिक, उद्यमी, महिला, युवा, हर वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, सबसे संबंधित कार्यक्रम होते हैं। राजनीतिक दल उनके बारे में अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आंदोलन क्यों? जरा विचार करें। सभी लोग तो राजनीतिक दलों में सम्मिलित नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो किसी एक समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसको हल करने का प्रयत्न करते हैं, जनमत तैयार करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं और इसके आधार पर जो है वो एक सामूहिक कृति के माध्यम से समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो इस आधार पर जो आंदोलन की परिभाषा बनती है उसे समझने का प्रयास करें कि जिस सामूहिक कृति में किसी समस्या को हल करने के लिए निरंतर कृतिशील रहकर तथा लोगों को संगठित करके सरकार पर दबाव डाला जाता है, उसे आंदोलन कहते हैं। और आंदोलन का प्रमुख केंद्र होता है सामूहिक कृति। अब यहाँ समझे, लोकतंत्र में आंदोलनों का बड़ा महत्व होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आंदोलन के माध्यम से सार्वजनिक प्रश्न चर्चा में आते हैं। सरकार को भी इन प्रश्नों पर गंभीरता से सोचना पड़ता है। आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी सरकार की नीतियां बनाने के काम आती हैं और साथ ही सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए भी नागरिकों को विरोध का अधिकार दिया गया है, राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार दिया गया है। तो इसे लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, परंतु उसका बहुत ही संयम और दायित्व के साथ हमें निर्वाह करना पड़ता है। फिर आंदोलन का अर्थ और उसकी विशेषताएं जाने। यह आंदोलन एक सामूहिक कृति है, उसमें लोगों का सक्रिय सहभाग अपेक्षित रहता है। इसके अलावा आंदोलन किसी विशेष समस्या पर लोगों द्वारा निर्मित संगठन होता है। जैसे प्रदूषण हुआ, इस एक ही समस्या को लेकर आंदोलन खड़ा हो सकता है। अब इस समस्या का समाज के निचले धड़े से लेकर के और ऊपर तक सबसे संबंध है। प्रत्येक आंदोलन का कोई निश्चित सार्वजनिक उद्देश्य होता है, समस्या होती है। जैसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का
प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार को नष्ट करना होता है। आंदोलन का नेतृत्व जरूरी होता है, नेतृत्व पर आंदोलन टिका होता है, हम कह सकते हैं। नेतृत्व के कारण ही आंदोलन क्रियाशील रहता है। आंदोलन का उद्देश्य, कार्यक्रम, आंदोलनात्मक नीति के संदर्भ में निर्णय लिए जाते हैं, और यदि आंदोलन का दृढ़ नेतृत्व दृढ़ नहीं हो तो वह आंदोलन परिणामकारक हो ही नहीं सकता। और आजकल देखिए, किसानों का आंदोलन, तो कभी राजनीतिक हत्याओं को लेकर के जो आंदोलन किए जा रहे हैं, श्रमिकों और मजदूरों को लॉकडाउन के कारण जो समस्याएं आई हैं उसको लेकर के तमाम आंदोलन किए जा रहे हैं। और इन सब आंदोलनों का अगर कुशल नेतृत्व नहीं किया जाए तो ऐसी स्थिति में आंदोलन बीच में ही बिखर जाते हैं और अपने उद्देश्य को साध्य नहीं कर पाते। आंदोलनों के कई संगठन होते हैं और संगठनों के बिना आंदोलन समस्याओं को लेकर निरंतर आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे किसानों के आंदोलन के लिए किसान संगठन काम करता है। अब किसान जितनी बड़ी संख्या में जनमत तैयार करके राजनीतिक दलों पर दबाव डालते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान का उतना ही मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। आइए भारत के प्रमुख आंदोलनों पर चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए, बच्चों के लिए एक कृति दी गई है, उसे भी आप ध्यान दें कि मानवाधिकार, और मानवाधिकार को संरक्षण मिले तो ऐसी स्थिति में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो समस्याएं हैं वो उनको लेकर के आंदोलन हो सकती हैं। तो इस तरह से आप भी आंदोलन के लिए आगे आ सकते हैं। अपने विद्यालय परिसर में छात्राओं की समस्याओं को लेकर के आंदोलन कर सकते हैं। हम विभिन्न आंदोलनों के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में जो विभिन्न आंदोलन हुए हैं उन पर आप देखें। जैसे आदिवासियों का आंदोलन है, तो अंग्रेजों के शासन में आदिवासियों के वन संपत्ति पर आजीविका चलाने के अधिकार को लेकर के आंदोलन हुए, जिसके कारण छोटा नागपुर क्षेत्र के कोलाम, ओडिशा के गोंड, महाराष्ट्र के कोली, भील, पिंडारी, बिहार के संथाल, मुंडा आदिवासी लोगों ने बड़ी मात्रा में इसके विरोध में विद्रोह किया। तब से आदिवासियों का संघर्ष जारी है। जंगल और जमीन, ये जो छीनने का अधिकार उनका जो था, सरकार ने जो छीना, उसको लेकर आंदोलन। ऐसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आदिवासियों के वन संबंधी अधिकार को नकारा जा रहा है। आप देखें कि आदिवासियों के आंदोलन की जो प्रमुख मांगे रही, आंदोलन के माध्यम से जो उन्होंने मांगे सरकार के समक्ष रखी है, उन आंदोलनों को आप देखें, उनकी मांगों से जोड़ करके आदिवासियों के आंदोलन की प्रमुख मांगे वन के अधिकार को स्वीकार किया जाए, वन के अधिकार को स्वीकार के अलावा वनोत्पाद और वन भूमि पर वृक्षारोपण करने का अधिकार। इसके अलावा किसानों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन भारत में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज़ादी के पूर्व देखें, किसान आंदोलन में महात्मा फुले, न्यायमूर्ति रानडे, महात्मा गांधी के नेतृत्व से इसको प्रेरणा मिली। पीछे अपने बारडोली सत्याग्रह, चंपारण, खेती की समस्याओं के बारे में पढ़ा है। कानून के रूप में हुए सुधारों के कारण किसान आंदोलन की गति धीमी हुई, परंतु हरित क्रांति के बाद ये आंदोलन और बढ़े हैं। किसान आंदोलनों की जो मांगे रहे हैं उनमें कृषि उपज को सही दाम मिले, खेती को उद्योग का दर्जा मिले और स्वामीनाथन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया जाए। कर्ज माफी, ऋण मुक्ति और राष्ट्रीय कृषि संबंधी नीति आदि किसान संगठनों की प्रमुख मांगे हैं। किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आदि भारत के जो किसानों से संबंधित आंदोलन रहे हैं उनके महत्वपूर्ण संगठन रहे हैं। श्रमिकों का आंदोलन देखें, इसका पीछे जो इतिहास है भारत के श्रमिक आंदोलन का की पार्श्वभूमि औद्योगिकरण है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिलें आई, रेल आया और उसके साथ ही उद्योग व्यवसाय की शुरुआत हुई। 1899 में रेल मजदूरों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल की थी। श्रमिकों के प्रश्नों को हल करने के लिए 1920 में व्यापक संगठन स्थापित हुआ, जिसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्रमिक आंदोलन अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने लगा। 1960 से
70 के दशक में कई श्रमिक आंदोलन देखने को मिलते हैं। 1980 में इस श्रमिक आंदोलनों को लंबे समय तक चली हड़ताल के कारण ये बिखर गया था आंदोलन। कई सारे प्रश्न उभर कर सामने आए। वैश्वीकरण का भी श्रमिक आंदोलनों पर दुष्प्रभाव पड़ा। अस्थिर रोजगार, ठेकेदारी, मजदूर प्रथा और वित्तीय असुरक्षा, श्रमिक कानूनों को संरक्षण न मिलना और काम करने का निश्चित समयावधि न होना, काम की जगह पर असुरक्षित वातावरण और स्वास्थ्यकर परिस्थिति आदि आज के श्रमिक आंदोलन की प्रमुख समस्याएं रही हैं। इसके अलावा स्त्रियों से संबंधित आंदोलनों के बारे में देखें कि स्त्रियों पर होने वाले अन्याय और शोषण की रोकथाम हो और वे सम्मान के साथ जी सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अनेक स्त्री पुरुष समाज सुधारकों ने आंदोलन किया है। आप नवरात्रि उत्सव मना रहे हैं, केवल स्त्रियों को समानता का ही अधिकार नहीं बल्कि उनको सम्मान पूर्वक जीने का अवसर भी मिलना चाहिए। और पहले से ही इस तरह के आंदोलनों में, स्वतंत्रता पूर्व आंदोलनों में राजा राम मोहन राय, महात्मा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महर्षि कर्वे, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई रानडे जैसे समाज सुधारकों का बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने अनेक समस्याओं को जो स्त्रियों से संबंधित रही हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरुद्ध जैसे सुधार हुए, कानून बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी स्त्रियों को मतदान के अधिकार को लेकर के आंदोलन हुए, समान अधिकार मिला। स्त्रियों ने भ्रष्टाचार, जाति व्यवस्था और कट्टर धार्मिकता का विरोध करने वाले आंदोलनों में भी भाग लिया। आप स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का देखें वैशिष्ट कि असहयोग आंदोलन में स्त्रियों की सहभागिता बहुत बड़े पैमाने पर रही है और इन आंदोलनों के कारण स्त्रियों को अपने ऊपर होने वाले अन्याय का बोध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों में जागृति आई और स्त्री आंदोलनों की शुरुआत हुई। अब तो स्त्रियों के दृष्टि से इतिहास की पुनर्रचना हो रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, प्रतिष्ठा। ऐसे ही पर्यावरण को लेकर के आंदोलन, पर्यावरण का जो ह्रास है वर्तमान समय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। ये पर्यावरण जो है एक भस्मासुर की तरह से बढ़ रहा है, जिसके कारण नदियों का बढ़ता प्रदूषण, पानी के स्रोतों का संवर्धन, जैव विविधता की रक्षा, रासायनिक द्रव्यों का उपयोग तथा उसके दुष्परिणाम, वनों तथा हरित क्षेत्रों की रक्षा। 1986 में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको उपभोक्ता आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता का संरक्षण करने के लिए बदली हुई परिस्थितियों में जरूरी था मिलावटी वस्तुओं और बढ़ते हुए दाम, माप तौल में होने वाली धोखाधड़ी, इन सब से उपभोक्ता का संरक्षण करने के उद्देश्य से यह कानून लाया गया। इस आंदोलन के कारण नागरिकों की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता बढ़ती गई और 1980 के बाद जो आंदोलन उन्हें नव सामाजिक आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि उनका स्वरूप पूर्ववर्ती आंदोलनों से बिल्कुल भिन्न रहा है और यह आंदोलन अधिकाधिक विषयनिष्ठ होने लगे हैं, अर्थात प्रत्येक विषय को लेकर के अब जन आंदोलन किए जा रहे हैं। आगे आप पढ़ेंगे लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों के बारे में। धन्यवाद।